साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर सुनवाई 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होनी है, लेकिन चुनाव आयोग जिस तरीके से जल्दबाजी में है, वो वहाँ बिहार में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के काम को लेकर जिस तरह की जल्दबाजी दिखा रहा है उस और जिस तरह के दावे कर रहा है, उससे उसके ही दावे खोखले साबित होते जा रहे हैं। वहाँ बीएलओ जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर है, जिनको इस मतदाता फॉर्म भरवाने की जिम्मेदारी दी गई है, उनको कलेक्ट करने की जिम्मेदारी दी गई है, उनके ऊपर जिस तरह का दबाव है, तमाम खामियां आए दिन उजागर हो रही हैं। और चुनाव आयोग इस तरह की खबरों को, रिपोर्ट्स को गलत बताता फिर रहा है। चुनाव आयोग जिस तरीके से वहां पर दावा कर रहा है कि आने वाले, अब जिस तरह उसके दावे लगातार बढ़ते जा रहे हैं 80%, 82%, तो इसका मतलब वो 26 जुलाई जो उसने तारीख रखी है, यानी डेडलाइन तय की है फॉर्म जमा करने की, कि तब तक सारे फॉर्म जमा कर लेंगे। ऐसा लग रहा है कि वो तब तक सारे फॉर्म जमा कर लेगा। उन फॉर्म में चाहे किसी का विवरण हो, चाहे किसी का डॉक्यूमेंट हो और चाहे ना हो, वो सारे फॉर्म उतनी संख्या वो पूरी कर लेगा। इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, कई रिपोर्ट्स आ रही हैं, तमाम रिपोर्टर्स बीएलओ से बात कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि बीएलओ तमाम ऐसी जगहों पर ना तो बीएलओ जा रहे हैं, ना लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं, ना ही उनसे फॉर्म जमा कर रहे हैं, और जहां जा भी रहे हैं तो वहां पर कोई किसी तरह की रिसीविंग उनको नहीं दे रहे हैं। ऐसे में कितने लोग मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे, अपने आप समझ में आता है। यानी चुनाव आयोग जिस मकसद से, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, जिस मकसद से वो मतदाता सूची के ये गहन पुनरीक्षण का काम कर रहा है, एसआईआर का काम कर रहा है, उसमें तो वो कामयाब होता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इस कामयाबी में कौन, कितने लोग, कितनी बड़ी संख्या में जेन्युइन वोटर्स छूट जाएंगे मतदाता सूची में शामिल होने से, वो बहुत गंभीर मसला है। और चुनाव आयोग के किस तरीके से ये कह रहा है, तमाम कुछ जगहों पर खबर छपी है कि सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि विदेशी नागरिक बड़ी संख्या में मतदाता बने हुए हैं और उन्हीं को बाहर करने की कवायद हो रही है। दरअसल किसी अधिकारी का इस तरह का अब तक कोई बयान नहीं आया है, और जब इसके बारे में चुनाव आयोग के अधिकारियों से पूछा जा रहा है तो किसी ने इस पर स्पष्टीकरण भी नहीं दिया है, किसी ने इस पर सहमति भी नहीं जताई है। अब सवाल यह है कि किसने ये कहा है। ये खबरें आ रही हैं विपक्ष की ओर से कि जानबूझकर चुनाव आयोग इस तरह की खबरें प्लांट करा रहा है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में चुनाव आयोग की मंशा और चुनाव आयोग जो कुछ भी कर रहा है वो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि वो चाहता क्या है। अमलेंदु जी, जिस तरह से बीएलओ के बारे में खबरें आ रही हैं कि लोगों तक वो पहुंच नहीं रहे हैं, जहां पहुंच भी रहे हैं वहां पर वो मतदाता जो फॉर्म है उसको भी वो 2 फॉर्म देने चाहिए जिसमें एक रिसीविंग होगा, वो केवल एक ही दे रहे हैं। आधे अधूरे फॉर्म भी जमा करके वो लेते आ रहे हैं, और साथ ही जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भी जमा किए हैं, उनसे, जिन्होंने आधे अधूरे फॉर्म जमा किए, दस्तावेज नहीं दिए, वो फॉर्म भी वो इकट्ठा कर ले रहे हैं और संख्या बढ़ा रहे हैं, जो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि 80% फॉर्म जमा कर लेना ये कहीं से भी संभव नहीं है, अब तक नहीं हुआ है। बहुत सारे जगहों पर ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, वहाँ से ये चीज़ें कहीं संभव नहीं दिखाई पड़ रही हैं कि 80% से ज़्यादा फॉर्म उसके पास आ गए होंगे। हाँ बिल्कुल, 80% से ज़्यादा फॉर्म आ गए होंगे, इसकी मालूम नहीं पड़ रहा है। और जिस तरीके से समीर जी सब आ रहे हैं, स्थानीय स्तर से वीडियो सामने आ रहे हैं, तमाम मीडिया घराने जो हैं वो कर रहे हैं, उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, स्वतंत्र यूट्यूबर्स हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं, वो जिस तरीके की सब चीज़ें आ रही हैं, उससे साफ मालूम पड़ रहा है कि बस एक काम बचा है चुनाव के पास कि जल्दी से जल्दी फॉर्म आधे अधूरे कैसे भी हो वो भर दी, मतलब आ जाएं और ये बता दिया जाए कि हमने इतना प्रतिशत फॉर्म इकट्ठा कर लिया, उसके बाद उन फॉर्म का क्या करना है वो चुनाव आयोग करेगा। लेकिन वो यहाँ फंस काफ़ी ज़्यादा रहे हैं, और ये एक तरीके से देखा जाए तो समीर जी ये समझा जा सकता है कि चुनाव आयोग की जो मंशा है, जो आपने भी कहा कि चुनाव आयोग की मंशा सिर्फ ये है कि वो ये बता दे कि इतने फॉर्म आ गए, लेकिन उन फॉर्म के साथ दस्तावेज क्या हैं ये चुनाव आयोग नहीं बता रहा है। और योगेंद्र यादव ने कई दिन पहले जब चुनाव आयोग कह रहा था कि उसके पास 22% फॉर्म आ गए हैं, तभी उन्होंने चुनौती दी थी कि इनको आप सार्वजनिक कीजिए और क्या क्या दस्तावेज दिए गए। मैं चुनौती देता हूं कि ये आप अधूरे फॉर्म हैं, ये आप नहीं है, और वो आज तक चुनौती चुनाव आयोग ने स्वीकार नहीं किए। तो चुनाव आयोग ये चुनौती स्वीकार करने से क्यों बच रहा है और ये क्यों नहीं बता रहा कि क्या दस्तावेज
दिए गए हैं। चुनौती स्वीकार नहीं की और उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार से वो फॉर्म इकट्ठा किए जा रहा है और अपनी संख्या बढ़ाता चला जा रहा है। हाँ, अपनी अपनी संख्या बढ़ाता चला जा रहा है, संख्या बढ़ाते चले जा रहा है, अच्छी बात है, संख्या बढ़ाते चले जाइए। लेकिन जो आपका दावा था, वो दावा कहाँ है कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। और सबसे बड़ी बात ये समझ लीजिए कि चूंकि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होकर काउंटर एफिडेविट देना है और 28 जुलाई को उसकी सुनवाई होनी है। काउंटर एफिडेविट उनको 21 जुलाई तक देना है। तो 21 जुलाई से पहले वो काउंटर एफिडेविट क्या देंगे, तो उस काउंटर एफिडेविट से पहले तैयारी हो रही है, ताकि ये काउंटर एफिडेविट दें कि साहब अब तो 100% हमने फॉर्म जमा कर लिया, अब इसकी सुनवाई का कोई मतलब नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है वो इसका नहीं है कि आपने कितने फॉर्म इकट्ठा कर लिए, कितने इकट्ठा नहीं कर लिए। और ये उस सुनवाई में भी हुआ था। मामला ये है कि आपको अधिकार है कि नहीं है, और जो दस्तावेज आप मांग रहे हैं वो दस्तावेज आप मांग सकते हैं कि नहीं मांग सकते हो, ये कितना ज्यादा संवैधानिक है ये इस पे है। तो आपकी जो कार्यवाही है वो कितनी संवैधानिक है और कितनी संविधान के खिलाफ है, मुकदमा इस पर है, तो सुनवाई इसी पर होनी है, इस पर नहीं कि आपने 100% फॉर्म जमा कर लिए कि 50% कर लिए। और अमलेंद्र जी, जो बड़ा सवाल है कि जो ये फॉर्म इकट्ठे किए जा रहे हैं और किसी को रिसीविंग नहीं दिया जा रहा है, यानी जिनको रिसीविंग नहीं दिया जा रहा है, सीधे तौर पर मान लिया जाएगा कि उन्होंने फॉर्म नहीं जमा किए हैं, उनको मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाएगा इस तरह से कि वो मतदाता सूची में थे ही नहीं। ये भी कहा जा रहा है कि जहां भी ये बीएलओ जा रहे हैं, जिन घरों में हर सदस्य का मतदाता सूची में नाम के लिए उनका वेरिफिकेशन चाहिए, उनको एक फॉर्म दिया जा रहा है और एक उस फॉर्म की रिसीविंग यानी फॉर्म की 2 प्रतियां दी जाएंगी। ये नियम है, लेकिन कहीं पर एक ही दिए जा रहे हैं। उसके बाद जब पूरे परिवार का वेरिफिकेशन या वहां से फॉर्म इकट्ठा कर लेंगे, तो बीएलओ उनके घर पर एक स्टिकर लगाकर आएगा जिससे पता चले कि इस घर के लोगों का मतदाता सूची का वेरिफिकेशन हो गया है, इन्होंने फॉर्म जमा किए हैं। न तो का स्टिकर दिखाई पड़ रहे हैं तमाम जगहों पर, ऐसा नहीं कि सब जगहों पर, लेकिन बहुत सारी जगहों पर, कई घरों पर स्टिकर नहीं है। लोगों को मतदाता सूची के जो 2 फॉर्म देने हैं उनमें केवल 1 फॉर्म मिला हुआ है, उनको रिसीविंग नहीं मिला हुआ है। और दूसरे ये है कि कई जगहों पर बीएलओ घर घर जा भी नहीं रहे हैं, कहीं एक जगह बैठकर वो सारे पूरे गांव का कर ले रहे हैं, इलाके का कर ले रहे हैं, जितना उनको दिया गया है, जो कुछ उनसे हो पा रहा है। क्योंकि उनके ऊपर भी टारगेट पूरा करने का दबाव है। कुछ बीएलओ जिन्होंने अपनी पीड़ा लोगों से बताई, रिपोर्टर से बताई, उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है। तो इस तरह के बीएलओ काम हो रहा है और फॉर्म इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि अगर जिन लोगों को रिसीविंग नहीं दिया गया है, जिनके घर पर वेरिफिकेशन का एक मार्क नहीं लगाया गया है, कल को उनको सूची से चुनाव आयोग बाहर कर देगा तो वो कहीं उसको क्लेम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग का ये होगा कि यहाँ पर बीएलओ आपके यहाँ आए थे और आप लोगों ने अपना वेरिफिकेशन नहीं कराया, मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं कराया। तो बहुत सारे जो विसंगतियां हैं वो दिखाई पड़ रही हैं। चुनाव आयोग के तमाम नियम और अपने ही नियमों में किस तरह से न सिर्फ खुद उलझा हुआ है, बल्कि जो लोगों को भी उलझा रखा है। तो ये सारी आशंकाएं हैं, लेकिन चुनाव आयोग अभी ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी फॉर्म इकट्ठा करके वो सुप्रीम कोर्ट को ये बताना चाहता है कि हमने प्रक्रिया को पूरा कर लिया और समय से पहले पूरा कर लिया। जी जी, बिल्कुल समझिए, यही बताना चाहता है कि हमने समय से पूरा कर लिया और फॉर्म पूरे कर लिए, ये बताना चाहता है ताकि वहां जाके अपना पक्ष रख सके। और 21 तारीख को जो उसको दाखिल करना है अपना काउंटर एफिडेविट, तो काउंटर एफिडेविट में ये बात कर सके। इधर मनोज झा जो है आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जो है समीर जी उसको जारी किया है, मतलब उसको रिपोस्ट किया है। और ये प्रेस रिलीज जो है वो 144 मटिहानी विधानसभा क्षेत्र जिला बेगूसराय में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों में लापरवाही के आरोप में बीएलओ पर प्राथमिकी दर्ज। ये जिला प्रशासन बेगूसराय का एक प्रेस विज्ञप्ति है कोई, इसको उन्होंने पोस्ट करते हुए और सवाल उठाया है कि क्या पारदर्शिता और भागीदारी को क्या अतीत की चीज बना देंगे। आप बता सकते हैं क्या है? जी बिल्कुल, इसको ये जो प्रेस रिलीज है उसमें बीएलओ पर प्राथमिकी यानी एफआईआर दर्ज की गई है गहन पुनरीक्षण कार्यों में लापरवाही के लिए। अब क्या लापरवाही थी उसमें पूरा डिटेल दिया गया है कि जो कुछ जगहों पर गहन पुनरीक्षण के संबंध में गलत और भ्रामक जानकारी देने संबंधित वायरल वीडियो की जानकारी, यानी जो कुछ बीएलओ उन्होंने किसी टीवी चैनल पर आकर ये सारी बातें बता दी, उसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। तो ये बातें बीएलओ बता नहीं सकते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन
चुनाव आयोग जब इन सारी बातों को जानते हुए भी उनके ऊपर दबाव बना रहा है कि जल्दी से जल्दी उनको फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जमा करने हैं, वो कहाँ से करेंगे और अपनी वो पीड़ा ये बता भी नहीं सकते हैं। तो उनके खिलाफ अब FIR दर्ज की गई है और ये बेगूसराय ज़िले का ये मामला है जहाँ पर ये किया गया है। और ये जिस BLO ने निर्वाचन संबंधी गलत और भ्रामक जानकारी मीडिया चैनल में साझा करने, BLO कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन नहीं करने तथा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और नए BLO की नियुक्ति कर दी गई है। तो ज़्यादातर शिक्षक ही उसमें लगे होते हैं, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया है और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। पर वहाँ ये मामला एक BLO का नहीं है अमलेंदु जी, जितन जो भी तमाम BLO नियुक्त किए गए हैं सरकारी कर्मचारी हैं और कुछ जो उनकी सहायता के लिए दूसरे लोग भी स्वयं सेवक भी नियुक्त किए गए हैं, उनके ऊपर दबाव है। और ये पूरा का पूरा ये खेल चुनाव आयोग का ये लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि इसके जरिए मतदाता सूची का रिवीजन हो रहा है या फिर लोगों की नागरिकता को जांचने का ये काम हो रहा है। हाँ बिल्कुल, अब जो आया है, अब अच्छा एक और चीज आई है समीर जी, हालांकि वो खबर भी सूत्रों के हवाले से ही छपी है। हाँ। और उसका भी कोई खंडन नहीं आया है। और वो ये है कि अब चुनाव आयोग ने तैयारी कर ली कि पूरे देश में ये कराया जाएगा। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया कि भाई आपको बिहार में ये अभी कराने की इतनी जल्दी क्यों है जी, और आपको अगर ये कराना था तो पूरे देश में आप एक साथ करा दीजिए जिस समय चुनाव नहीं होता। तो अब ये खबरें चलवाकर ताकि 21 तारीख को जब देना हो एफिडेविट तो ये कहा जाए कि साहब हम केवल बिहार में नहीं करा रहे हैं, पूरे देश में हम करा रहे हैं जी। तो लेकिन सवाल ये उठा था कि बिहार में आप जो करा रहे हैं तो आपने इसमें 6 महीने का भी समय नहीं दिया है और अगर किसी मतदाता का नाम कट जाएगा तो आपने उसका मताधिकार छीन लिया जी, जब तक वो प्रक्रिया पूरी होगी और ये चुनाव तब तक हो चुका होगा। तो ये बहुत सारे तकनीकी पहलू हैं और संवैधानिक पहलू हैं जिस पर सुनवाई होनी है। उससे बचाव का रास्ता जो है वो खोजने की कोशिश कर रहा है चुनाव आयोग, ताकि सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने से बच सके और सुप्रीम कोर्ट जो सवाल पूछा है वो जवाब ना देने पड़े। लेकिन रही है कि जितना वो बचाव करने की कोशिश कर रहा है और जितना वो अपने को पारदर्शी दिखाने की कोशिश कर रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बहुत ज़रूरी काम कर रहा है, अपनी उन्हीं कोशिशों में उलझता चला जा रहा है। क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में जितनी जल्दबाजी में ये प्रक्रिया इसका आदेश जारी किया गया और उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उस पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। और ये निश्चित तौर पर 8 करोड़ मतदाताओं का, वो भी बिहार जैसे राज्य में, बड़ा राज्य है, वहाँ पर भौगोलिक स्थिति भी ऐसी नहीं है कि बहुत आसान हो एक जगह से दूसरी जगह लोगों का पहुंचना। उस राज्य में आप 1 महीने के भीतर कैसे 8 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन कर पाएंगे? कई सारे सवाल हैं। एक बार सुनते हैं कांग्रेस के नेता MLC हैं मदन मोहन झा, वो क्या कह रहे हैं इस जो चुनाव आयोग का ये प्रक्रिया है जिसके जरिए वो मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर रहा है, SIR कर रहा है। लगातार आरोप लग रहे हैं, विपक्ष लगातार चुनाव आयोग को घेरे हुए है, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि वो अपने बचाव की कोशिशें कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा फॉर्म इकट्ठा करने की तैयारी में जुटा हुआ है। मदन मोहन झा को सुनते हैं है और किस तरीके से अब BLO, जो लोग भी, जिस BLO ने अपनी बात मीडिया के सामने, किसी ने पूछा होगा कि आप कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपनी समस्या अगर बता दी तो अब उनके खिलाफ FIR दर्ज होगी। अब मानकर चलिए कि उनकी नौकरी तो गई क्योंकि सस्पेंड भी कर दिए गए हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, लेकिन उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा जो इस तरह से जल्दबाजी करने और ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं का फॉर्म इकट्ठा करने का दबाव बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये असल में जो है दबाव डाला जा रहा है जी BLO के ऊपर कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म इकट्ठा कीजिए, उसको जमा कर दीजिए, चाहे वो किसी तरीके का फॉर्म हो। और इस तरीके के कई चीज़ें आई और जिसका जिक्र किया जा रहा है, शायद ये वही वीडियो वायरल हुआ है जिसमें BLO बता रहा है कि कहा गया है कि आप किसी भी तरीके से फॉर्म इकट्ठा कर लीजिए और चाहे आधे अधूरे हों आप कर लीजिए। उस पर ये जो कार्रवाई की गई है और कई BLO के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई की गई है, उनको दबाव डाला जा रहा है। इस तरह की चीजें आ रही है कि आप जल्दी से जल्दी इसको किसी भी तरीके से फॉर्म ले लीजिए, बस जमा कर दीजिए, ये आरोप लग रहे हैं। ये दबाव डाला जा रहा है और दूसरी ओर ये धमकाया भी जा रहा है कि आप किसी से मीडिया से बात भी मत करिए, उनके साथ बैठिए मत, वहां निकलिए। चूंकि हम लोग भी वहां पर गए हुए हैं और देखा है कि किस तरीके से BLO पर दबाव है और उनको मीडिया से बात करने की भी एक है। और जिस तरह से अब ये कार्रवाइयां हो रही हैं उससे फिर उनके ऊपर और दबाव ये बढ़ता चला जा रहा है। सुन लेते हैं मदन मोहन झा जो कांग्रेस के MLC हैं क्या कह रहे हैं।
ये चुनाव आयोग इसमें लोगों को भ्रमित कर रहा है, ये कह रहे हैं मदन मोहन झा, और लगातार ये सवाल उठ रहे हैं। और जब ग्राउंड से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बीएलओ किस तरीके से ये सत्यापन वाले फॉर्म इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं, तो फिर ये बहुत सारी सच्चाई सामने आ रही है कि आखिर किस तरह से ये मतदाता सूची तैयार हो रही है। वैसे भी मतदाता सूची पहले भी जब तैयार होती है तो बहुत जल्दबाजी में हो रही है। जो नॉर्मल दिनों में भी जब होता है तो कई जगह ये होता है कि बहुत जगहों पर बीएलओ पहुंचते नहीं है और मनमाने तरीके से वो नाम वहां पर किसी का डाल देते हैं और किसी का काट देते हैं। लेकिन ये तो एक पूरे उसके गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, इसमें तो ध्यान देना चाहिए। और इतनी कम समय सीमा इसकी रखी गई है कि इसमें संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग अपनी जिद पर अड़ा है कि वो इसको करा कर रहेगा। कल इंडिया गठबंधन के घटक दलों की एक बैठक भी हुई पटना में, और उसके बाद तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने उसके जो कुछ वहां पर कहा उस पर एक ट्वीट भी किया है, और यही सारे सवाल उन्होंने उठाए हैं कि जो सूचना, जो दावा चुनाव आयोग कर रहा है, आखिर उस दावे के पीछे सच्चाई क्या है। चुनाव आयोग की ओर से अगर सूत्रों के हवाले से खबर वो प्लांट करवा रहा है कि बांग्लादेशी, म्यांमार के लोग और दूसरे जो जगहों के, दूसरे नेपाल के लोग अगर मतदाता सूची में शामिल है, तो आखिर अब तक उसी मतदाता सूची से चुनाव क्यों होता रहा? क्या चुनाव आयोग को ये बातें अचानक पता लगी? और अगर पहले पता लगी तो उसने पहले इन जो मतदाता, विदेशी मतदाता हैं, उनको हटाने की कोशिश क्यों नहीं की? लिखते हैं, जो ट्वीट है तेजस्वी यादव का, वो लिख रहे हैं कि आज आवास पर आयोजित गठबंधन की प्रेस वार्ता में हमने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 12 जुलाई को जारी प्रेस विज्ञप्ति में प्रस्तुत आंकड़ों और दावों में अनेक महत्वपूर्ण कमियां, विरोधाभास और लोकतांत्रिक चिंताएं छिपी हुई हैं। ये कमियां न केवल प्रक्रिया की पारदर्शिता को बाधित करती हैं, बल्कि जन विश्वास और संवैधानिक संतुलन पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। हमने बिंदुवार प्रमुख कमियां गिनाते हुए कहा कि आयोग ने दावा किया है कि 80.11% मतदाताओं ने गणना प्रपत्र भर दिए हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इनमें से कितने प्रपत्र सत्यापित हैं, स्वैच्छिक हैं और वैध तरीके से भरे गए हैं। फील्ड से लगातार ये सूचना मिल रही है कि बिना मतदाता की जानकारी, सहमति के बीएलओ द्वारा फर्जी अंगूठा या हस्ताक्षर लगाकर प्रपत्र अपलोड किए जा रहे हैं। आंकड़े मात्र अपलोडिंग को दर्शाते हैं, जबकि आयोग ने प्रामाणिकता, सहमति और वैधता की कोई गारंटी नहीं दी। आयोग का 80.11% मतदाताओं द्वारा गणना प्रपत्र भरने का दावा जमीनी हकीकत के पूर्णतः विपरीत है। कई सारे उन्होंने ये सवाल पूछे हैं, और वही सारे सवाल हैं जो ग्राउंड पर दिखाई पड़ रहे हैं। अमलेंदु जी, जो बात शिकायतें आ रही हैं कि बीएलओ लोगों तक पहुंच नहीं रहे हैं, और बीएलओ भी इसलिए नहीं पहुंच रहे हैं कि उनके ऊपर दबाव है, बल्कि एक हम देख रहे थे कि एक अखबार ने ये रिपोर्ट छापी है, उसमें कितनी सच्चाई है, उसने किन लोगों से बात की है कि बीएलओ फॉर्म जमा करने के, इकट्ठे करने के पैसे भी ले रहे हैं। बहुत सारे इसमें तथ्य आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, लेकिन इसको लेकर पूरा घिरा हुआ है। निर्वाचन आयोग की ये पूरी की पूरी प्रणाली ये घिरी नजर आ रही है सवालों से। हाँ, बिल्कुल, ये सवालों से घिरी हुई नजर आ रही है। और तेजस्वी यादव ने सवाल भी पूछा कि ये चुनाव आयोग ने ये जो गणना प्रपत्र हैं, ये नहीं बताया कि ये बिना दस्तावेज या बिना मतदाता की प्रत्यक्ष भागीदारी के अपलोड हुए। और तेजस्वी ने यह भी कहा कि यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि 4.66 करोड़ डिजिटाइज्ड फॉर्म में से कितनों के आधार और एपिक से वेरिफिकेशन हुआ, यानी चुनाव आयोग फर्जी अपलोडिंग की संभावनाओं पर चुप्पी साधे हुए। ये उनका साफ आरोप है। और एक आरोप और लगाया तेजस्वी ने कि एक अखबार की खबर में देवघर झारखंड में जलेबी बेचने वाले के पास हजारों फॉर्म मिले। अनेक वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें हजारों लाखों फॉर्म सड़कों पर पड़े हैं, और चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों की भागीदारी का उल्लेख तो किया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि उनके बीएलओ को क्या वास्तविक निरीक्षण की भूमिका दी गई या सिर्फ उपस्थिति की सूचना दर्ज की जा रही है। और कई जिलों में विपक्षी दलों के बीएलओ को सूचित ही नहीं किया गया और प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी से रोका गया है, इस पर कोई संज्ञान नहीं है। ये तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर आरोप लगाए हैं, और चुनाव आयोग की तरफ से इस पर कोई स्पष्टीकरण अभी तक समीर जी नहीं आया। जी बिल्कुल, और वही जो कह रहे हैं कि फॉर्म जो दिए गए हैं लोगों तक पहुंचाने के लिए, मतदाताओं के वेरिफिकेशन के लिए, वो फॉर्म बाहर सड़कों पर फेंके हुए हैं और उन पर जलेबी और समोसे बिक रहे हैं। जी हाँ, और उस तरह की वो तस्वीरें, वीडियो वायरल हुए हैं, दिखाई पड़े हैं, सोशल मीडिया में दिख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं। और कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें ये भी दिख रहा है कि कुछ जो केंद्र हैं
वहाँ पे जाके बीएलओ से बातचीत की गई तो वो क्या किस तरीके से फॉर्म अपलोड किए जा रहे हैं, आधे अधूरे ये सब कुछ, और केवल जो है वो नाम लिखा हुआ है और जाति लिख कर केवल इतने से ही अपलोड कर दिया गया। इस तरीके की वीडियो सब वायरल हो रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग सबको जो है वो बता रहा है फेक है। जी हाँ। अब पता नहीं ये चुनाव आयोग जो ये खुद फेक है या जो खबरें आ रही है वो फेक है, पता नहीं। चुनाव आयोग को बताना चाहिए, और जो सूत्रों के हवाले से खबरें छप रही हैं चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से, उस पर चुनाव आयोग ने एक भी खबर को फेक नहीं बताया है समीर जी। जी हाँ। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैंने खुद अभी चुनाव आयोग को टैग करते हुए पूछा है कि भाई ये जब स्पष्टीकरण तो बताओ ये खबर फेक है कि नहीं है। जी हाँ। आपके सूत्रों के हवाले से खबर छपी है, लेकिन अभी तक तो कोई जवाब आया नहीं। अब देखते हैं कि ये जो सूत्रों के हवाले से खबर छप रही है चुनाव को लेकर, उस पर चुनाव आयोग किसी को लगाता है कि नहीं कि मिसलीडिंग वो फेक है कि नहीं। मतलब जिस सूचना का, जिस खबर का कोई आधार नहीं है, कोई स्रोत नहीं है, उस पर चुनाव आयोग चुप्पी साधे हुए है। लेकिन जो ग्राउंड से रिपोर्ट्स हो रही हैं, वहाँ बीएलओ और मतदाता और लोग बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, फॉर्म उनको मिले हैं, नहीं मिले हैं, किस तरह से मिले हैं, वो ग्राउंड रिपोर्ट्स उनको चुनाव आयोग फेक कह रहा है। यानी अपने जो खिलाफ उसके खबर आ रही है उसको चुनाव आयोग ही उसको सर्टिफाई कर रहा है कि ये फेक खबरें हैं। ये भी बहुत एक दिलचस्प मामला है कि चुनाव आयोग अब ये भी सर्टिफिकेट देने लगा। अभी तक वो दे रहा था सर्टिफिकेट कि राजनीतिक दलों के कौन से लोग आ सकते हैं उसके पास मिलने, कौन से नहीं आ सकते हैं। अब वो ये भी सर्टिफिकेट देने लगा है कि कौन सी खबरें सही होंगी और कौन सी गलत होंगी, उसको तय करने का काम अब चुनाव आयोग करने लगा है। अभी तक पीआईबी की फैक्ट चेक टीम थी, फैक्ट चेक किया करती थी, अब चुनाव आयोग खुद फैक्ट चेक कर रहा है। लेकिन जो बिना किसी फैक्ट के जो खबरें हैं लेकिन उसके अनुकूल हैं, उस पर वो कोई सवाल नहीं उठा रहा है, ना ही उस पर कोई बात कर रहा है। एक बार सुनते हैं पप्पू यादव ने क्या कहा है। निर्दलीय सांसद है पूर्णिया के, उनके इलाके में उनका ये कहना है, बातचीत में वो बताया उन्होंने कि उनके इलाके में बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनके पास अब तक कोई बीएलओ नहीं पहुंचा है, और जिस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया हो रही है निश्चित तौर पर लाखों लोग मतदाता सूची से बाहर होंगे, और उसमें बहुत सारे लोग होंगे। ऐसा नहीं है कि वो किसी एक जाति धर्म से संबंधित हो, हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि इसमें वही लोग बाहर होंगे जो गरीब तबके से आते हैं, वो किसी भी तबके से आ रहे हो। सुनते हैं पप्पू यादव को क्या कह रहे हैं। फिर जब विदेशी उसमें मतदाता है तो आप 11 साल से क्या कर रहे थे, मान लीजिए उसके पहले आपने नहीं किया, इस बीच में आप गहन पुनरीक्षण भी कर सकते थे और हर चुनाव से पहले भी उसका पुनरीक्षण होता है, तो क्या हुआ। लेकिन अब अचानक बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उसका पुनरीक्षण हो रहा है, और यही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जब गलत सूची है, विदेशी उस मतदाता सूची में है, तो उसी सूची से चुने हुए, उसी मतदाता सूची से चुने हुए लोकसभा के सदस्य फिर कैसे वैध हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल सवाल है, और कैसे वैध हो सकते हो, मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल। जब इन बांग्लादेशी, ये सब बांग्लादेशी हैं और म्यांमार के हैं और नेपाल के हैं, तो मोदी जी क्या बांग्लादेशियों के वोट से प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो तुरंत बर्खास्त किया जाए मोदी जी को, आखिर बांग्लादेशियों के वोट से बन गए हैं। तो ये कहना क्या चाह रहा है हमारा मीडिया, और चुनाव आयोग उस पर बोल क्यों नहीं रहा है कुछ जी, इसको फैक्ट चेक क्यों नहीं कर रहा चुनाव आयोग कि ये फर्जी खबरें हैं। ये सवाल उठता है समीर जी, बिल्कुल, कि चुनाव आयोग इन फर्जी खबरों को जो उसके सूत्रों के हवाले से बताई जा रही हैं उनको क्यों नहीं कर रहा फैक्ट चेक, क्यों नहीं कर रहा ये फर्जी खबरें हैं, जहाँ कि हमारा कोई सूत्र नहीं इस तरह की बात कर सकता है, फर्जी बातें। हाँ, लेकिन चुनाव आयोग खामोश है इस पर जी। बाकी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनको बता रहा है ये मिसलीडिंग और फर्जी है। यहाँ तक कि नेता विपक्ष जो है बिहार का, उसके ट्वीट को आप बता दे रहे हैं कि ये मिसलीडिंग है। लेकिन ये फर्जी खबरें जो छप रही हैं इस पर खामोश है चुनाव आयोग जी। तो बताए चुनाव आयोग को, कल तो साफ तौर पे आरोप लगाया तेजस्वी यादव ने कि ये चुनाव आयोग जो है वो मीडिया के जरिए सूत्रों के हवाले से फर्जी खबरें प्लान करवा रहा है जी। तो इसको मिसलीडिंग बताए चुनाव आयोग, हिम्मत है तो कि वो फर्जी खबरें नहीं छपा रहा है चुनाव आयोग मीडिया के जरिए, जो साफ साफ आरोप लगा रहे थे तेजस्वी यादव। इसका खंडन अभी तक चुनाव की तरफ से हमने नहीं देखा, कम से कम समीर जी। जी बिल्कुल, ना तो इसका खंडन दिखाई पड़ा, और ना ही जो ये चुनौती दी जा रही है कि आप जो फॉर्म जमा कर रहे हैं उसका सत्यापन आप करने की, किसी को फैक्ट चेक करने के लिए किसी को आप दे दीजिए, किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से आप फैक्ट चेक करा लीजिए। उस पर भी चुनाव आयोग का 1 हफ्ते से ज़्यादा समय हो गया। योगेंद्र यादव ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग को चुनौती दी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है।
और आया नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो पूरी तरह से साफ दिखा रही हैं कि कैसे फर्जी तरीके से मतदाताओं के फॉर्म जमा किए जा रहे हैं और कई जगहों पर कोई मतदाता फॉर्म देने के लिए नहीं पहुंचा है और ना ही किसी का वेरिफिकेशन हो रहा है। एक बार सुनते हैं जनता दल यूनाइटेड, माफ कीजिएगा, आरजेडी के सांसद हैं मनोज झा, वो क्या कह रहे हैं इस मामले में और चुनाव आयोग को लेकर। मनोज झा वो सांसद हैं, उन लोगों में से हैं जिन्होंने इस चुनाव आयोग के इस नए नियम को, जो एसआईआर है, गहन परीक्षण कर रहा है मतदाता सूची का, उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुनते हैं मनोज झा को क्या कहते हैं। उसके अलावा ये बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं हम लेंदु जी कि आखिर 22 साल पहले भी गहन पुनरीक्षण हुआ था, एसआईआर हुआ था, किसी को नहीं पता चला था कैसे हुआ, चूंकि वो प्रक्रिया के तहत हुआ था और उसमें पूरा समय दिया गया था। ऐसे नहीं था कि बीएलओ के ऊपर एक प्रेशर डाल दिया गया कि आप लेकर आइए, इतने फॉर्म आपको जमा करवा दें हैं। वो चाहे आप उनके पास गए हो, चाहे सीधे अपने से ही सिग्नेचर कर दिए गए हैं, कौन वेरीफाई करने जा रहा है, कोई किसी का डॉक्यूमेंट भी अब नहीं लिया जा रहा है। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, चुनाव आयोग की ओर से कहा जा रहा है कि इस अधिकारी ने कहा कोई पता नहीं है, और ये खबर, और ना ही चुनाव आयोग उसका खंडन कर रहा है कि इस मतदाता सूची में रोहिंग्या शामिल हैं, म्यांमार के लोग शामिल हैं, बांग्लादेश के लोग शामिल हैं, नेपाल के लोग शामिल हैं, यानी इन देशों के लोगों को चुनाव मतदाता सूची में शामिल किया गया। तो 22 साल पहले की जो ये रिव्यू हुआ था, क्या उसी समय ये लोग बने थे? और वही बात कह रहे हैं मनोज झा कि उस समय एनडीए की ही सरकार थी। लेकिन जो अगर ये बना था, ये जानकारी चुनाव आयोग को है, तो फिर ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? बहुत सारे सवाल हैं, लगातार उस पर सवाल उठ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सारे सवाल पूछे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने 28 तारीख को दोबारा सुनवाई की तारीख रखी है। उससे पहले एफिडेविट मांगा है चुनाव आयोग से। एफिडेविट में चुनाव आयोग क्या कहता है, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग अपना बचाव करता दिखाई पड़ा सुप्रीम कोर्ट में, उससे ये साफ है कि जो आरोप है विपक्ष का कि चुनाव आयोग की मंशा ठीक नहीं है, वो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल चुनाव की मंशा पर ही सवाल उठ रहे हैं और चुनाव की मंशा को लेकर जो है बहुत ज़्यादा सवाल है कि चुनाव की मंशा ठीक नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि कोई भी मतदाता छूटे ना, ये कह रहा है कोई भी मतदाता छूटे ना, लेकिन कोई भी मतदाता छूटे ना, और इसके पीछे तैयारी चल रही है कि मतदाताओं को छोड़ दिया जाए। ये विपक्ष के आरोप हैं और विपक्ष के आरोपों पर कोई साफ जवाब चुनाव आयोग की तरफ से नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी जो बातें कहेंगी, उन बातों में साफ तौर पर दिखाई पड़ा कि चुनाव आयोग एक तरीके से विपक्ष के आरोपों को स्वीकार करता हुआ ही नजर आया कि नागरिकता जांचने का काम कर रहा है। उनके वकील साहब ने कह दिया कि हम नागरिकता जांचने का काम कर रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई कि ये आपका काम नहीं है, ये गृह मंत्रालय का काम है, आप अपना काम कीजिए जो आपका काम है। इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। तो चुनाव आयोग को जो काम है वो ना करके दूसरे काम कर रहा है और सीधे सीधे चुनौती अमित शाह जी को दे रहा है, जो कि नागरिकता जांचने का काम गृह मंत्रालय का है। तो गृह मंत्रालय का काम जो है वो ज्ञानेश कुमार जी कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार जी को मालूम होना चाहिए कि वो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, गृह मंत्री नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह हैं। तो मुझे लगता है अमित शाह जी की तरफ से भी ज्ञानेश कुमार जी को कहना चाहिए कि आप हमारे मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन ना करें, आप संवैधानिक संस्था है तो अपने दायरे में रहें। लेकिन आश्चर्य की बात है कि गृह मंत्री भी खामोश है, गृह मंत्रालय भी खामोश है। गृह मंत्रालय भी कोई फैक्ट चेक नहीं कर रहा है कि चुनाव जो कर रहा है फर्जी काम कर रहा है, ये नहीं करना चाहिए। तो ये गृह मंत्रालय की तरफ से आना चाहिए, मुझको ऐसा लगता है समीर। बाकी अब गृह मंत्री ने अगर अपने सारे काम दे दिए हैं खुशी खुशी ज्ञानेश कुमार जी को, तो इस पर हम क्या कर सकते हैं? लेकिन ये जो मुद्दा है, जो विदेशी मतदाताओं की बात आ रही है चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से, अमलेंदु जी, इसमें एक बार फिर चुनाव आयोग भी घिरा हुआ है, सरकार भी घिरी हुई है, और ये कहा जा रहा है कि ये सूत्र कोई और नहीं बल्कि चुनाव आयोग के सूत्र नहीं, बल्कि ये सूत्र भारतीय जनता पार्टी के हैं। क्योंकि चुनाव आयोग पर लगातार ये आरोप लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम करती है और उसी के निर्देश पर काम करती है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं रविदास मेहरोत्रा, वरिष्ठ नेता है, कई बार विधायक रहे हैं, उनसे एक बार वो क्या कह रहे हैं, एक बार देखते हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि हर बार चुनाव के समय बीजेपी कुछ इस तरह के विवाद और मुद्दे लेकर आती है और इस बार वो यही मुद्दे चुनाव आयोग के जरिए ला रही है और जिसमें चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से वह बात कही जा रही है। रविदास मेहरोत्रा को सुनते हैं क्या कह रहे हैं। उठ रहे हैं कि आखिर जब ये मतदाता सूची पहले भी थी और अभी भी है, तो जब पहले आपको पता था कि उसमें विदेशी मतदाताओं के नाम शामिल हैं, तो फिर उस मतदाता सूची से विदेशी नामों को हटाने का अभियान पहले क्यों नहीं चलाया गया? अचानक आपको बिहार के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये याद आई है। लोकसभा चुनाव भी उसी मतदाता सूची के आधार पर हो गए हैं।
लोकसभा बिहार में 40 लोकसभा सांसद चुन लिए गए हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उसमें ये खामियां नजर आने लगी हैं। एक तरीके से इस पूरे अपने जो SIR अभियान ही चला रहा है, गहन पुनरीक्षण अभियान अमलेंदु जी, उसके जरिए वो न केवल अधिकार क्षेत्र में, गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करता दिख रहा है, ये भी दिख रहा है कि वो चुनाव आयोग की ही कार्यशैली पर कितना सवाल उठा रहा है। अपने ही विभाग को, जो संवैधानिक संस्था है, उसी की कार्यशैली पर कि उसने अब तक क्या काम किया। उसने फर्जी काम किया है, फर्जी मतदाताओं को बनाया है। ये चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चुनाव निर्वाचन आयोग में जो लाखों की संख्या में कर्मचारी हैं, उनके ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है। जो BLO और बाकी कर्मचारी हैं, अस्थायी कर्मचारी, उनकी बात तो अलग है। जो उसमें जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके ऊपर भी सवाल है कि वो किस तरीके से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल समीर जी, और अगर ये खबरें सही हैं कि साहब बांग्लादेशी सब उसमें भर गए हैं, हाँ। तो फिर इसका मतलब राजीव कुमार से लेकर और पहले तक 2 या 3 तक जितने भी मुख्य चुनाव आयुक्त थे, सबको जो है सजाएं हो जानी चाहिए फिर तो। हाँ। सबने फर्जी वोटर्स तैयार कराई। तो क्या ज्ञानेश कुमार जी अपने पूर्व के जितने भी मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, सबको सजा करवाना चाहते हैं क्या? ऐसा कोई बात चल रहा है। लेकिन ये सारी खबरें चुनाव आयोग के हवाले से, मतलब चुनाव आयोग ने नहीं दी है, ये आ रही है सूत्रों के हवाले से ही जी। लेकिन इसका खंडन नहीं कर रहा है चुनाव आयोग की ये फेक खबरें हैं। हाँ। ये चुनाव को करना चाहिए कि ये खबरें फेक हैं और ये सूत्र जो है गलत सूत्र है। हमारा कोई सूत्र इस तरह की खबर नहीं दे रहा है। जो चुनाव को करना चाहिए वो चुनाव को करता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसीलिए चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और उसकी मंशा पर विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए सभी। जी बिल्कुल। और जो विदेशी मतदाताओं की बात की जा रही है कि बिहार में बड़ी संख्या में विदेशी मतदाता सूची में शामिल है, विदेशी नागरिक मतदाता सूची में शामिल हैं, उसको लेकर अब चुनाव आयोग जबरदस्त तरीके से गिरा नजर आ रहा है। खबरें जरूर सूत्रों के आधार पर आई हैं, लेकिन उन खबरों का कोई खंडन जब नहीं कर रहा है तो फिर बड़े सवाल उठ रहे हैं चुनाव आयोग पर और उसकी मंशा पर। एक बार सुनते हैं कांग्रेस के नेता, पूर्व सांसद उदित राज क्या कह रहे हैं इस पर। चुनाव आयोग जिस तरीके से ये खबरें, इन खबरों पर कोई अभी तक न तो उसने पुष्टि की है और न ही उनका खंडन किया है कि विदेशी मतदाता लाखों की संख्या में कैसे जुड़ गए, विदेशी नागरिक लाखों की संख्या में मतदाता सूची में बिहार में कैसे जुड़ गए। सुन लेते हैं उदित राज को। और उदित राज सवाल भी उठा रहे हैं कि जब उन्होंने मतदान किया है तो इसका मतलब लोकसभा में जो चुने गए नेता हैं, 40 के 40 सांसद, वो सारे के सारे अवैध हैं, तो उनको भी एक तरीके से उनसे भी इस्तीफा लिया जाना चाहिए। सुनते हैं क्या कहते हैं। गिरा हुआ है चुनाव आयोग और BLO वो पूरी प्रक्रिया का ही एक तरह से पालन नहीं कर रहे हैं। उसको जिस तरह से 2 फॉर्म देने चाहिए वहां जाकर मतदाताओं को, उनको नहीं दे रहे हैं, वहां तक पहुंच नहीं रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग का दावा है कि 80% से ज्यादा लोगों ने अपने फॉर्म जमा कर दिए हैं। हाँ बिल्कुल, चुनाव का दावा है कि 80% से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म जमा कर दिए। तो अब चुनाव का दावा है तो उस दावे पे तो कोई सवाल उठ नहीं सकता, क्योंकि चुनाव बता देगा मिसलीडिंग है तुरंत ही। लेकिन चुनाव आयोग ने अगर ये दावा किया है तो उस चुनाव आयोग को वो जारी करना चाहिए। अब क्या अपलोड उसमें कितना हो गया और क्या क्या डॉक्यूमेंट किसने दिए, ये भी तो जारी होना चाहिए। तो वो तो अभी तक जारी किया नहीं चुनाव ने। और तेजस्वी यादव यही पूछ रहे हैं कि भाई आपने जो फॉर्म अपलोड किए हैं वो किन दस्तावेज के आधार पर किए हैं, उनकी क्या स्थिति है, ये आप नहीं बता रहे हैं ये। लेकिन इस बीच समीर जी एक बड़ी खबर ये है, और बड़ी खबर इस मामले में है कि जो पहलगाम का हमला हुआ था उसको लेकर लगातार विपक्ष सवाल करता रहा कि इसके पीछे कौन है और इसमें सरकार की चूक कहाँ है। पहली ही जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उन्होंने स्वीकार किया था कि इसमें सुरक्षा चूक हुई थी। लेकिन अब जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने साफ तौर पर स्वीकार किया है कि हाँ ये सुरक्षा में चूक थी और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ जी। टाइम्स ऑफ इंडिया की भारती जैन के साथ एक उन्होंने साक्षात्कार में जो है इस बात को स्वीकार किया है कि ये एक बड़ी सुरक्षा चूक जो थी वो थी और उसकी वो जिम्मेदारी ले रहे हैं। इसको लेकर सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, चूक, सुरक्षा में चूक की जिम्मेदारी वो ले रहे हैं यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर। और बिल्कुल सही बात है, वहाँ जो राज्य सरकार है उसके पास पुलिस सुरक्षा ये सारी व्यवस्थाएं नहीं है। ये पहले भी कहा जा रहा था, लेकिन लगभग 3 महीने के बाद ये उन्होंने जिम्मेदारी ली है, ये कहा है। पर जिम्मेदारी लेकर क्या होता है, जिम्मेदारी के बाद अगला कदम क्या होता है अमलेंदु जी, ये क्या माना जाए राजनाथ सिंह का वो बयान कि यहाँ पर किसी के इस्तीफे नहीं होते हैं? क्योंकि जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, 28 लोगों की जान चली गई उसमें, और किस तरीके से उसके बाद
की परिस्थितियों में जो नुकसान हुआ है देश को, उसकी जिम्मेदारी अगर आप ले रहे हैं तो आपको अपना पद भी छोड़ देना चाहिए। आखिर इतनी बड़ी घटना के बावजूद आप अपने पद पर बने कैसे? और दूसरी बात समझ लीजिए कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब हैं, लेकिन सुरक्षा जो है वो केंद्र के पास है। जी हाँ। और केंद्र में भी गृह मंत्रालय के पास है। तो क्या मनोज सिन्हा साहब इस्तीफा मांग रहे हैं अमित शाह जी का? ये मनोज सिन्हा साहब को स्पष्ट करना चाहिए। और नहीं मांग रहे हैं तो क्या खुद इस्तीफा दे रहे हैं? इसके विषय में उन्होंने कुछ नहीं कहा है। नहीं, उन्होंने जिम्मेदारी लेकर एक तरीके से हमको लगता है कि सेफ साइड दे दिया कि अमित शाह गृह मंत्री की गलती नहीं है, मेरी है, लेकिन अगर आपकी है तो आप पद छोड़िए। हाँ, तो आप छोड़िए। लेकिन यहाँ एक चीज और हो सकती है समीर जी, जो कि चर्चाएं चल रही है कि ये जिम्मेदारी लेने के बाद मनोज सिन्हा का इस्तीफा हो जाएगा और फिर उत्तर प्रदेश में योगी जी का इस्तीफा करा दिया जाएगा। इस तरह की भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं। अब ये कितनी सच है कितनी गलत हम नहीं कह सकते, क्योंकि सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। लेकिन अगर जिम्मेदारी ले रहे हैं मनोज सिन्हा साहब, तो जिम्मेदारी लेने के साथ साथ इस्तीफा होना चाहिए। या तो मनोज सिन्हा साहब का हो, या फिर जो है गृह मंत्री का हो, या फिर जो हमारे जेम्स बॉन्ड हैं डोभाल साहब, उनका हो। किसी वो तो कह रहे हैं कि कुछ नुकसान ही नहीं हुए, खिड़की शीशा तक नहीं टूटा है। हाँ, वो न जाने किस नजर से और कहाँ बैठकर देख रहे थे। हाँ, वो उनका असली चश्मा जो है वो दूसरे तरीके का होगा, जिसमें कांच दिखाई नहीं पड़ता होगा। तो ये हो सकता है। चश्मे भी तो कई तरह के आते हैं ना अब तो, और बड़े लोग हैं तो बड़े तरीके के चश्मे भी पहनते होंगे। लेकिन इस पर पवन खेड़ा जो है कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने सीधे सीधे पूछा है कि आखिर दिल्ली में अब किसका इस्तीफा होगा। वो ट्वीट हम दिखा सकते हैं पवन खेड़ा। जी बिल्कुल, कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने उस पर ट्वीट किया है और पूछा है कि आखिर उस पर जो जिम्मेदारी ली है तो अब आगे क्या होगा। और लिख रहे हैं पवन खेड़ा कि इसमें जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये जिम्मेदारी ली है। हमले के 82 दिन बाद आखिरकार उन्होंने पहलगाम की जिम्मेदारी ली। ऐसा करके वो दिल्ली में किसकी रक्षा कर रहे हैं? कितने दिन, हफ्ते, महीने लगेंगे जब उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा और इस्तीफा देना होगा या बर्खास्त होना होगा। ये वही बात सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह के लिए कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है अमलेंदु जी कि किसको वो बचा रहे हैं। तो वही बात है कि उनके लिए, अमित शाह के लिए वो ढाल बनकर आ रहे हैं मनोज सिन्हा। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप जिम्मेदार हैं तो फिर आप उस पद पर अपने को बैठने लायक समझ कैसे रहे? हाँ, अगर इतनी बड़ी घटना की जिम्मेदारी आपने ली है तो आपको उसी दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था जिसकी आज आप 82 दिन बाद जिम्मेदारी ले रहे हैं। हाँ। तो ये एक गंभीर मसला है और मुझे लगता है कि इसीलिए सरकार जो थी वो संसद के विशेष सत्र से भाग रही थी। और अब मुझे लगता है कि जो संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और उससे पहले मनोज सिन्हा साहब का यह कबूलनामा जो है कि उसके पहलगाम में सुरक्षा चूक थी और उसके लिए वो जिम्मेदार है, इसको लेकर एक विवाद एक बड़ा खड़ा हो सकता है मानसून सत्र में संसद के। अब देखते हैं कि विपक्ष इसको किस तरीके से उठाता है। अभी तक केवल पवन खेड़ा की प्रतिक्रिया आई है इस पे, अब देखते हैं बाकी विपक्ष की इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। जी बिल्कुल, लेकिन एक बड़ा मुद्दा है और चूंकि पहलगाम और उसके बाद फिर जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया भारतीय सेना ने, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद भी उसको रोक दिया गया, सीज फायर, इन सारे मुद्दों पर जबरदस्त हंगामा होने के आसार हैं आगामी आने वाले दिनों में जब संसद का मानसून सत्र शुरू होगा। क्योंकि विपक्ष मांग कर रहा है कि इस पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए जिसमें प्रधानमंत्री हो, इसके अलावा वहां या तो फिर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। सारी मांगों को खारिज कर दिया गया, लेकिन मानसून सत्र जब शुरू होगा तो निश्चित तौर पर ये सारे सवाल उठेंगे। अब उसके ठीक पहले ये जो इंटरव्यू दिया लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा ने, उसमें वो अपनी जिम्मेदारी बता रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी बताने के बावजूद वो इस पद पर अब तक बने हुए हैं वहां उन्होंने, और इस जिम्मेदारी को लेने में उनको लगभग 3 महीने बीत गए हैं। पर ये बड़ा सवाल उठाया है कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कि इस जिम्मेदारी को ये बात कहकर उन्होंने दिल्ली में किसको बचाया है, प्रधानमंत्री को या गृह मंत्री को? हाँ बिल्कुल, अब ये सवाल उठाए हैं और चूंकि पवन खेड़ा तो साफ साफ पूछेंगे कि आप दिल्ली में किसको बचा रहे हैं और दिल्ली में किसका इस्तीफा होगा। चूंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली की है तो इसलिए सवाल भी दिल्ली पर ही उठ रहे हैं कि दिल्ली जो है वो किस तरीके से इस पर काम कर रही है और कब दिल्ली में किसका इस्तीफा होगा। अब ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है समीर जी, और इनको लेकर अब किस तरीके से किसी का इस्तीफा होता है कि नहीं होता। हालांकि चूंकि जैसे आपने भी जिक्र किया कि राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि ये यूपीए नहीं है, एनडीए है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, तो इस्तीफा नहीं होगा। लेकिन इतनी ही बात पड़ी है कि मनोज सिन्हा साहब ने कम से कम स्वीकार कर लिया कि चूक उनकी है और सुरक्षा में चूक थी। वो कह रहे हैं कि चूंकि खुला मैदान है, हमारा सुरक्षा कर्मी नहीं हो सकते थे। एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू है उसका, लेकिन इंटरव्यू की शुरुआत जो है उसमें सबसे पहले वो यही स्वीकार कर रहे हैं कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद था। तो सब कह रहे हैं पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद था, इसको किसी को वो पाकिस्तान प्रायोजित था, तभी सेना ने वहां पर अटैक किया आतंकवादी ठिकानों पर, लेकिन आपने रोक दिया।
ये सब रोक दिया। लेकिन सवाल यही है कि जब ये सवाल पूछा जा रहा था कि भाई इसकी जिम्मेदारी आखिर यहाँ भी तो कोई लेगा, तो यहाँ किसी ने जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? प्रधानमंत्री खामोश रहे, गृह मंत्री खामोश रहे, पूरी सरकार खामोश रही। जब किरण रिजिजू साहब ने सर्वदलीय बैठक में स्वीकार कर लिया कि चूक हुई, तो उसी समय किसी का इस्तीफा होना चाहिए था, नहीं हुआ इस्तीफा। तो यह गंभीर सवाल है और इसको लेकर लगता है कि अब संसद का जो मानसून सत्र होगा उसमें काफी हंगामा देखने को मिलेगा। अब सरकार किसकी जिम्मेदारी तय करती है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह जो है इस खुलासे के बाद और इस स्वीकारोक्ति के बाद मनोज सिन्हा का या खुद का इस्तीफा देते कि नहीं देते हैं, ये देखने वाली चीज होगी। जी बिल्कुल, इसको लेकर अब एक बार फिर ये नए सिरे से ये बहस शुरू हो गई है। हालांकि इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये जो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जब मनोज सिन्हा ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो किसी को बचाने की कोशिश है। और यही सवाल उठाया है कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कि आखिर वो दिल्ली में किसको बचा रहे हैं। लेकिन एक उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब उनको ये पता है कि वो जिम्मेदार हैं तो फिर वो पद पर बने क्यों हैं? वो जबरन उनको बनाए रखा गया है, उनके अंदर नैतिकता नहीं है, या फिर वो जिम्मेदार होने के बावजूद पद नहीं छोड़ेंगे? ये सारे सवाल हैं। लेकिन इन्हीं सब के बीच में एक जो बड़ा सवाल बिहार में है वो है मतदाता सूची को लेकर। और एक तमाम चुनाव आयोग की ओर से सूत्रों के हवाले से खबरें चल रही हैं। उन्हीं सूत्रों के हवाले से खबरों में अब ये भी चल रहा है कि चुनाव आयोग इस तरह का जो गहन मतदाता सूची का पुनरीक्षण है वो पूरे देश में करने जा रहा है। ऐसा वो इसलिए खबरें छपवा रहा है या इस तरह की जो कहा जा रहा है कि खबरें प्लांट की जा रही हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट में वो बता सके कि वो किस तरह से इसको गंभीरता से ले रहा है। और देश भर में ये अभियान चलाया जा रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में विदेशी लोग मतदाता बने हुए हैं। चुनाव आयोग के इस दावे पर सवाल उठ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जब विदेशी मतदाता बने हुए हैं फिर भी चुनाव आयोग ने अब तक उनको निकालने की, मतदाता सूची से बाहर करने की कोशिश क्यों नहीं की? हाँ बिल्कुल, ये सवाल उठ रहे हैं कि अब तक आपने क्यों नहीं की। और आज जब आप ही बता रहे हैं कि इसमें विदेशी मतदाता है तो ये आपको पहले से भी मालूम होना चाहिए था, लेकिन आपको पहले से नहीं मालूम है, तो इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। और निश्चित तौर पर चुनाव आयोग अपने ही सवालों में घिरा जा रहा है और ये देखा जाता है। जी बिल्कुल, इसमें अपने तमाम जो सवाल है उनमें गिरा दिख रहा है। और एक बार सुन लेते हैं मनोज झा इस मामले में क्या कह रहे हैं, जो आरजेडी के नेता हैं, सांसद हैं, और वो भी एक पिटीशन